कल्पना कीजिए कि एक बहुत विशाल मतलब एकदम अभेद्य किला है। हम्म। एक ऐसा किला जिसे किसी इंसान ने नहीं बल्कि खुद प्रकृति ने करोड़ों साल पहले आकार दिया है। हम्म। जब इस किले की दीवार को सामने से देखते हैं ना, तो वो इतनी ऊंची और लगातार नजर आती है कि उसे सीधे पार करना लगभग असंभव सा लगता है। बिल्कुल कोई सीधा रास्ता नहीं होता। राइट। अगर उस पार जाना है तो दीवार में बने कुछ बेहद संकरे और छिपे हुए दरवाजों को खोजना ही पड़ता है। सही कहा। और भूगोल की दुनिया में उस विशाल दीवार को हम पर्वत श्रृंखला कहते हैं और उन खास दरवाजों को दर्रे या पासेस कहा जाता है। बिल्कुल। भारत का दक्षिणी प्रायद्वीप कुछ ऐसे ही प्राकृतिक किलों और मतलब भौगोलिक रहस्यों से भरा हुआ है। जी, और आज हम इसी पर बात करने वाले हैं। हाँ, आज की हमारी इस गहन चर्चा का बिल्कुल यही विषय है। तो चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। दक्षिण भारत का भूगोल किसी भूल भुलैया से कम नहीं है, लेकिन अगर इसके पीछे के विज्ञान को समझ लें तो ये मतलब एक बेहद रोमांचक कहानी बन जाता है। बिल्कुल सही बात है। और मेरा हमेशा से ये मानना रहा है कि तथ्यों को बिना सोचे समझे रटने से कहीं ज्यादा जरूरी है उनके पीछे के प्राकृतिक कारणों को समझना। राइट। जब कोई ये समझ लेता है कि कोई पहाड़ विशेष रूप से वहां क्यों खड़ा है या उसका आकार वैसा क्यों है, या कोई नदी उसे कैसे काट रही है, जी, तब वे तथ्य दिमाग में स्थायी रूप से बैठ जाते हैं। फिर परीक्षा में किसी भी तरह से घुमाकर सवाल पूछा जाए, गलती होने की गुंजाइश नहीं रहती। एकदम सही कहा आपने। तो इसी बात पर उस अभेद्य दीवार वाले उदाहरण से ही शुरुआत करते हैं। पश्चिमी घाट। हाँ, भारत के पश्चिमी तट की रक्षा करने वाली वो विशाल दीवार जिसे हम पश्चिमी घाट या सह्याद्री भी कहते हैं। अगर हम इसके विस्तार को देखें तो ये उत्तर में गुजरात की ताप्ती नदी की घाटी से शुरू होकर सीधे दक्षिण में कन्याकुमारी तक चली जाती है। और ये छोटी मोटी दीवार नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये पूरे 6 राज्यों की सीमाओं को छूती है। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। हाँ, यहाँ जो सबसे आकर्षक बात है वो ये है कि ये श्रृंखला एक निरंतर रेखा की तरह है, मतलब एक एस्कार्पमेंट की तरह। एस्कार्पमेंट। हाँ, भूवैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो पश्चिमी घाट कोई साधारण वलित पर्वत यानी फोल्ड माउंटेन नहीं है, जैसे कि हिमालय। अच्छा, तो फिर ये कैसे बने? जब गोंडवानालैंड टूट रहा था ना, तब भारतीय प्लेट के खिसकने से जो भ्रंश या दरार पैदा हुई, उसी के कारण ये सीधा खड़ा कगार बन गया। ओह, तो इसीलिए ये दीवार इतनी निरंतर है। बिल्कुल। इसे पार करना इतना मुश्किल है कि प्राचीन काल में भी व्यापार या सेनाओं की आवाजाही के लिए लोगों को दर्रों पर ही निर्भर रहना पड़ता था। मतलब इसे एक वीआईपी सुरक्षा दीवार की तरह देखा जा सकता है। हर कोई कहीं से भी अंदर नहीं आ सकता। सही कहा। आपको वीआईपी गेट यानी उन प्राकृतिक दर्रों से ही गुजरना होगा, जैसे कि महाराष्ट्र में थालघाट और भोरघाट दर्रे हैं। जी। लेकिन पश्चिमी घाट की इस दीवार में कुछ बहुत ही अजीब चीजें भी हैं। जैसे एक सवाल है मेरे मन में, कर्नाटक की एक चोटी का नाम कुद्रेमुख क्यों है? यहाँ जो सबसे आकर्षक बात है वो ये है कि ये नाम पूरी तरह से इसकी भौगोलिक आकृति से जुड़ा है। आकृति से? हाँ, स्थानीय कन्नड़ भाषा में कुद्रे का मतलब होता है घोड़ा और मुख का अर्थ है चेहरा। अरे वाह। जी, अगर इस चोटी को दूर से एक विशेष कोण से देखा जाए तो इसकी आकृति बिल्कुल एक घोड़े के मुंह जैसी दिखाई देती है। क्या बात है। लेकिन प्रतियोगी परीक्षाओं के नजरिए से देखें तो इसकी आकृति से ज्यादा महत्वपूर्ण इसके भीतर छिपा खजाना है। आप लौह अयस्क यानी आयरन ओर की बात कर रही हैं ना? जी बिल्कुल। कुद्रेमुख का पूरा इलाका अपने बेहतरीन और उच्च गुणवत्ता वाले लौह अयस्क के लिए विश्व प्रसिद्ध रहा है। हाँ, मैंने पढ़ा है कि दशकों तक यहाँ से निकाला गया लोहा मंगलुरु बंदरगाह के रास्ते निर्यात होता रहा है। जी, और एग्जाम्स में अक्सर ये सवाल आता है कि कर्नाटक का कुद्रेमुख क्षेत्र किस खनिज के लिए जाना जाता है? तो मतलब घोड़े के चेहरे वाली पहाड़ी याद आए तो उसके अंदर का लोहा भी याद आना चाहिए। एकदम सही। बहुत बढ़िया। अब जब हम इन चोटियों की बात कर ही रहे हैं तो परीक्षाओं के उस सबसे पसंदीदा सवाल को लेते हैं। पूरे दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? इसका जवाब है अनामुडी। राइट। अनामुडी 2695 मीटर्स ऊंची है ये और केरल राज्य में स्थित है। जी, ये इतना महत्वपूर्ण तथ्य है कि इसे तो मतलब पत्थर पर उकेर लेना चाहिए जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल। और पश्चिमी घाट में राज्यों के अनुसार भी सबसे ऊंची चोटियों का डेटा स्पष्ट होना चाहिए। जैसे महाराष्ट्र की बात करें? महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी
कलसुबाई है। अच्छा, कलसुबाई। हाँ, कलसुबाई को अक्सर महाराष्ट्र का एवरेस्ट भी कहा जाता है। और अगर कर्नाटक की बात करें? कर्नाटक की सबसे ऊंची चोटी मुल्यानगिरी है, जो कि बाबा बुदन पहाड़ियों का हिस्सा है। बाबा बुदन की पहाड़ियां, इनकी तो अपनी एक अलग ही कहानी है ना? जी बिल्कुल। ऐसा कहा जाता है कि सदियों पहले सूफी संत बाबा बुदन यमन से कॉफी के 7 बीज छिपाकर लाए थे और उन्होंने भारत में सबसे पहले इन्हीं पहाड़ियों पर उन्हें बोया था। हाँ, और आज भी एक क्षेत्र भारत में बेहतरीन कॉफी उत्पादन के लिए जाना जाता है। ये सच में कमाल है कि कैसे भूगोल, कृषि और इतिहास आपस में जुड़े हुए हैं। बिल्कुल। अब अगर हम इसे व्यापक दृष्टिकोण से जोड़कर देखें तो भारत का प्रायद्वीपीय भूगोल सिर्फ पश्चिमी घाट की इस दीवार तक सीमित नहीं है। अगर पश्चिम में एक मजबूत दीवार है तो पूर्व में बंगाल की खाड़ी की तरफ भी एक पर्वत श्रृंखला है जिसे पूर्वी घाट कहा जाता है। हाँ, और यहीं से चर्चा में एक नया मोड़ आता है, क्योंकि पश्चिमी घाट लगातार है तो कोई भी छात्र यही सोचेगा कि पूर्वी घाट भी वैसी ही एक समानांतर दीवार होगी। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है ना? पूर्वी घाट बहुत ज्यादा कटाछटा और टूटा हुआ है। विस्तार तो इसका ओडिशा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में है, लेकिन ये लगातार नहीं है। और इसके पीछे का भौगोलिक विज्ञान समझना बहुत जरूरी है। तो ये टूटा हुआ क्यों है? इसका जवाब दक्कन के पठार के ढलान में छिपा है। अच्छा जी, पूरा प्रायद्वीपीय भारत पश्चिम से पूर्व की ओर हल्का सा झुका हुआ है। ढलान पूर्व की तरफ है। राइट। और इसी ढलान के कारण महानदी, गोदावरी और कृष्णा जैसी विशाल नदियां पश्चिम से निकलकर पूर्व की ओर बहती हैं और बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। बिल्कुल। तो लाखों सालों से ये नदियां पूर्वी घाट के पहाड़ों से टकराती रही हैं। पानी के तेज बहाव ने इन पहाड़ों को जगह जगह से काट दिया है। ओह, तो मतलब नदियों ने घाटियां बना दी हैं और श्रृंखला को तोड़ दिया है। पानी ने चट्टानों को काट दिया। जी, प्रकृति से बड़ा मूर्तिकार कोई नहीं है। सच में। अब यहाँ जो बात है वो वाकई बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि एग्जाम्स में यहाँ एक बहुत बड़ा एग्जाम ट्रैप होता है। हाँ, वो सबसे ऊंची चोटी वाला सवाल। बिल्कुल। सवाल आता है, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? और यहाँ पुरानी किताबों और नए डेटा के बीच इतना टकराव है कि कई छात्रों की नेगेटिव मार्किंग हो जाती है। जी, मैंने भी देखा है। पुरानी किताबों में अक्सर लिखा होता है कि पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी है। ये भ्रम बहुत आम है। दशकों तक उड़ीसा के गजपति जिले में स्थित महेंद्रगिरी को ही सबसे ऊंची चोटी माना जाता था। महेंद्रगिरी का सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व बहुत बड़ा है और पुराने समय में घने जंगलों की वजह से सटीक माप लेना मुश्किल था। तो अब असली डेटा क्या है? आधुनिक उपग्रह इमेजरी के बाद डेटा बदल चुका है। वर्तमान आधिकारिक डेटा के अनुसार पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी जिंदगाड़ा है। जिंदगाड़ा? जी, जिंदगाड़ा पीक। इसकी ऊंचाई 1690 मीटर है और ये आंध्र प्रदेश की अराकू घाटी के पास स्थित है। 1690 मीटर्स। और अगर कभी विकल्पों में जिंदगाड़ा ना हो तो आंध्र प्रदेश में ही एक और चोटी है, अरामकोंडा। वो 1680 मीटर ऊंची है। मतलब वो भी महेंद्रगिरी से ऊंची है? बिल्कुल। इसलिए अपडेटेड जानकारी ही याद रखनी चाहिए। ये जानकारी तो सच में एग्जाम में रैंक बचाने वाली है। जिंदगाड़ा और अरमाकोंडा। तो पश्चिम में ठोस दीवार और पूर्व में टूटी श्रृंखला। अब एक सवाल है। जी, पूछिए। ये दोनों संरचनाएं आखिर जाती कहाँ हैं? क्या दक्षिण में ये कहीं आपस में मिलती हैं? बिल्कुल मिलती हैं, और इस मिलन बिंदु का एक बहुत ही खास नाम है। तो इस सब का असल में क्या मतलब है? ये संगम कोई साधारण जगह तो होगी नहीं? बिल्कुल नहीं। ये संगम स्थल है नीलगिरी पर्वतमाला, जिसे द नीलगिरीज या नीले पहाड़ भी कहते हैं। हाँ। यहीं पर पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट एक दूसरे से गले मिलते हैं। नीलगिरी, ये नाम सुनते ही चाय के बागान और ऊटी की याद आ जाती है। उद्गमंडलम। जी हाँ, ऊटी इसी के दिल में बसा है। और यहाँ का वो जानवर भी तो खास है, नीलगिरी ताहर, जो खड़ी चट्टानों पर ऐसे चलता है जैसे गुरुत्वाकर्षण है ही नहीं। सही कहा। लेकिन नीलगिरी अपनी ऊंचाई के लिए भी जाना जाता है। अच्छा? जी। इन दोनों घाटों के मिलने से जो उभार पैदा हुआ, उसने बेहतरीन चोटियों का निर्माण किया। यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है डोड्डा बेट्टा। डोड्डा बेट्टा? जी, जिसकी ऊंचाई 2637 मीटर है और ये पूरे दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है ना? पहली तो अनामुडी थी 2695 मीटर्स और दूसरी डोडा बेट्टा। बिल्कुल।
और इससे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है। कौन सा? यूपीएससी और स्टेट पीसीएस में सिर्फ नाम या ऊंचाई नहीं पूछते। सबसे चुनौतीपूर्ण सवाल वो होता है जहां छात्रों को इन पहाड़ियों को उत्तर से दक्षिण के क्रम में लगाना होता है। ओह, क्रोनोलॉजी वाले सवाल। उत्तर से दक्षिण जमाना तो सच में एक बुरे सपने जैसा लगता है। हाँ, अक्सर अच्छे उम्मीदवार इसमें उलझ जाते हैं। तो चलिए, इसे रटने के बजाय हम एक वर्चुअल रोड ट्रिप पर चलते हैं, पूर्वी तट से होते हुए एकदम दक्षिण तक, एक नीचे जाती हुई सीढ़ी की तरह। बिल्कुल। हम उत्तर से शुरू करेंगे। तो हमारी इस भौगोलिक यात्रा का पहला पड़ाव है नल्लामाला पहाड़ियां। नल्लामाला की पहाड़ियां आंध्र प्रदेश के रायलसीमा क्षेत्र और तेलंगाना में फैली हैं। ये पूर्वी घाट का हिस्सा है, राइट? जी, यहाँ का परिदृश्य थोड़ा शुष्क है और कृष्णा नदी यहाँ एक गहरी खाई बनाती है। अब रोड ट्रिप में थोड़ा और दक्षिण की ओर चलते हैं, तो हमारा दूसरा पड़ाव आता है पालकोंडा श्रेणी। पालकोंडा भी आंध्र प्रदेश में ही है, नल्लामाला के ठीक दक्षिण पूर्व में। इसके नाम का अर्थ है दूध की पहाड़ियां। अच्छा, अब हमारी गाड़ी आंध्र प्रदेश पार करके तमिलनाडु के उत्तरी हिस्से में आती है। यहाँ हमारा सामना होता है जावदी पहाड़ियों से। जावदी पहाड़ियां तमिलनाडु में है। यहाँ से परिदृश्य हरा भरा होने लगता है और यहाँ चंदन के पेड़ भी पाए जाते हैं। चंदन के पेड़? क्या बात है। अब थोड़ा और दक्षिण, शेवराय पहाड़ियां। शेवराय भी तमिलनाडु में है। इसे याद रखने का सबसे आसान तरीका है यहाँ का हिल स्टेशन यरकौंड, जिसे गरीबों का ऊटी भी कहते हैं। जी, और यहाँ बॉक्साइट के भंडार भी मिलते हैं। हिल स्टेशन और खनिजों से याद रखना आसान हो जाता है। तो पूर्वी घाट का क्रम हुआ नल्लामाला, पालकोंड, जावदी और शेवराय। बिल्कुल। और हम उस जंक्शन पर आते हैं जहां नीलगिरी है। लेकिन नीलगिरी से और दक्षिण जाने पर एक बहुत बड़ी संरचना आती है, अन्नामलाई पहाड़ियां। अन्नामलाई केरल और तमिलनाडु की सीमा पर है। इन्हें हाथी पर्वत भी कहते हैं। और अनामुडी चोटी यही है। जी। एक मिनट, मुझे यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण चीज जोड़नी है, जो नीलगिरी और अन्नामलाई के बीच है। आप निश्चित रूप से पालघाट दर्रे की बात कर रहे हैं। एकदम सही, पालघाट गैप। पश्चिमी घाट की इस अभेद्य दीवार में करीब 30 किलोमीटर चौड़ा ये प्राकृतिक दर्रा है। ये दर्रा ऐतिहासिक रूप से बहुत चमत्कारिक है। चेर और चोल राजवंशों का व्यापार यहीं से होता था। और आज भी केरल को तमिलनाडु से जोड़ता है। जी, और अरब सागर की मानसूनी हवाएं भी इसी दर्रे से तमिलनाडु में घुसती हैं। तो क्रम हुआ नीलगिरी, फिर पालघाट दर्रा और फिर अन्नामलाई। बिल्कुल। अब अन्नामलाई से थोड़ा पूर्व और दक्षिण में चलते हैं। छठा पड़ाव है पालनी पहाड़ियां। पालनी पहाड़ियां पूरी तरह तमिलनाडु में हैं और यहाँ का मशहूर हिल स्टेशन है कोडाईकनाल। हाँ, कोडाईकनाल, तारे के आकार की झील। अब एकदम दक्षिणी शोर की ओर चलते हैं। सातवां पड़ाव कार्डमम या इलायची पहाड़ियां। नाम से ही साफ है, ये क्षेत्र मसालों, इलायची, काली मिर्च के लिए मशहूर है। इन्हीं मसालों ने तो विदेशियों को भारत खींचा था। जी, ये मुख्य भूमि की सबसे दक्षिणतम पर्वत श्रेणियों में से एक है। और अब हमारी यात्रा का आखिरी पड़ाव एकदम गहरे दक्षिण में अगस्त्यमलाई। ये सिर्फ एक चोटी नहीं, बल्कि एक विशाल बायोस्फीयर रिजर्व है। यहाँ ऐसी दुर्लभ जड़ी बूटियां हैं जो दुनिया में कहीं और नहीं मिलती। तो ये थी हमारी उत्तर से दक्षिण की यात्रा। नल्लामाला, पालकोंडा, जावदी, शेवराय, नीलगिरी, पालघाट, अन्नामलाई, पालनी, कार्डमम और अगस्त्यमलाई। अगर कोई इसे ऐसे याद रखे तो कभी नहीं भूलेगा। ये पहाड़ सिर्फ चट्टाने नहीं है, ये तय करते हैं कि मौसम कैसा होगा और नदियां कहाँ बहेंगी। बिल्कुल, भूगोल तो जीवन का आधार है।